हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 का ये पार्ट नंबर 1 है, वीडियो नंबर फर्स्ट है ये। और देखो ये आपका जो चैप्टर है इसमें से एक एक अंक के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो मतलब ये चैप्टर अपने 3 अंक का है। तो इस चैप्टर में अपने को तैयारी करनी है एक एक अंक वाले प्रश्नों की। तो बीच बीच में से मैं वही क्वेश्चन निकाल करके आपको बताऊंगा जो कि आने वाले हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के ऊपर लगभग 4 वीडियो होंगे अपने, और चारों वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा वो आपको याद करते हुए चलने हैं। तो देखो चैप्टर अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो इस चैप्टर के अंदर 2 बातें अपने को जाननी है, एक तो प्रतिरक्षा के बारे में और दूसरा रक्त समूह के बारे में। तो सबसे पहले जान ले कि प्रतिरक्षा होती क्या है। देखो हमारा जो शरीर होता है वो प्रतिदिन बहुत सारे रोगाणुओं के संपर्क में आता है। बहुत सारे रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन सभी रोगाणु हमें बीमार नहीं बना पाते। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है जो रोगाणुओं को लगातार मारने का काम करती है, और उसी क्षमता को अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बोला जाता है। जब हमारा प्रतिरक्षा वाला जो भाग है वो उन रोगाणुओं से हार जाता है तब हम बीमार होते हैं, अन्यथा हम बीमार नहीं होते हैं। अब देखो प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र विद्यमान है उसे बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोला जाता है उसको? प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र विद्यमान है, जो रोगाणु से लड़ने का काम कर रहा है, उसे अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो आपको 6 अंगों के नाम याद रखने। इसके अंदर देखो लसिका, लसिका पर्व, रक्त, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और यकृत। ये 6 अंग जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र उसमें भाग लेते हैं। तो 6 नाम याद रखने अपने को कि प्रतिरक्षा में लसिका, लसिका पर्व, रक्त, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और यकृत आदि अंग क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। अब इसी लाइन से अपने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, जैसे यहां पर प्रश्न दिया मैंने कि प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं खाली स्थान में नहीं पाई जाती है। तो ये तो 6 अंग जिनके जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग ले रहे हैं, मतलब इसके अंदर तो वो सारी कोशिकाएं मिलेगी। अब देखो यहां पर ऑप्शन अपने को मिल गया अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा तो है इसमें, यकृत तो यकृत भी है इसमें, आमाशय, आमाशय इसमें नहीं है, और लसिका पर्व भी है इसमें। तो प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं किसमें नहीं पाई जाएगी? तो किसमें नहीं है? आमाशय के अंदर नहीं है, क्योंकि आमाशय नहीं है इनमें। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका स, आमाशय। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखो हमारे पास में है कि प्रतिरक्षात्मक अंग है। तो प्रतिरक्षात्मक अंग यही है 6 वाले, ये जो 6 लिखे हुए हैं, लसिका, लसिका पर्व, रक्त, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और यकृत। तो देखो यहाँ ऑप्शन देखो, अस्थि मज्जा आ गया, थाइमस आ गया, यकृत आ गया और उपरोक्त सभी आ गया। तो प्रतिरक्षात्मक अंग में अस्थि मज्जा भी आती है, थाइमस ग्रंथि भी आती है और यकृत भी आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब इसका उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्तर द उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ बातों को समझ करके कुछ सवालों को अपन हल करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, किया आपने नोट? अब देखो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा की 2 विधियां पाई जाती है। कितनी विधियां पाई जाती है शरीर के अंदर? प्रतिरक्षा की 2 विधियां पाई जाती है। जो पहली विधि है उससे अपन बोलते हैं सहज या स्वाभाविक
प्रतिरक्षा विधि। और दूसरी विधि होती है उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। तो सबसे पहले अपन सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की बात कर लेते हैं। तो सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि जो होती है जन्मजात होती है, मतलब जन्म के समय से यह शरीर में मौजूद होती है और अनिर्दिष्ट होती है। कैसी होती है? अनिर्दिष्ट। अब देखो जन्मजात का मतलब तो समझ में आ गया भाई, ये जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है। अनिर्दिष्ट का मतलब ये होता है कि ये सभी रोगाणुओं के लिए होती है, किसी विशेष रोगाणु के लिए नहीं होती है। सभी रोगाणुओं को ये मारने का काम करती है। तो भाई देखो ये सहज या जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, इसके अंदर शरीर के कुछ अवरोध आते हैं और वो अवरोध रोगाणुओं को शरीर में मारने का काम करते हैं या शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये अवरोध जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। देखो पहला होता है इसमें भौतिक अवरोध, दूसरा होता है रासायनिक अवरोध, तीसरा होता है अपने कोशिका अवरोध और चौथा होता है सोथज अवरोध। देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक अवरोध की। तो हमारा शरीर जो है त्वचा के आवरण से आवृत है। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर का जो प्रत्येक अंग है वो उपकला नाम के ऊतक से आवृत रहता है। तो ये जो उपकला ऊतक है या त्वचा है, इसको भेद करके रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये भौतिक अवरोध काम करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के जो छिद्र होते हैं, जैसे नासाद्वार है तो इसमें श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। इसी तरीके से अपने मूत्र जनन मार्ग होता है तो वहां पर श्लेष्मा पाया जाता है। तो वो श्लेष्मा भी एक भौतिक अवरोध का काम करता है। वो रोगाणुओं को अपने ऊपर चिपका करके रोक लेता है, उसको अंदर नहीं प्रवेश होने देता। इसके बाद में है रासायनिक अवरोध। कुछ स्थानों पर हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं और वो रसायन क्या करते हैं? रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। जैसे हमारी आंखों के अंदर आंसू आते हैं और इन आंसुओं के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये एंजाइम जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाता है और जब जीवाणु की कोशिका भित्ति गल जाती है तो जीवाणु मर जाता है। तो इसी तरीके से ये जीवाणु को मारने का कार्य करता है। इसी तरीके से हमारा जो आमाशय है, इसके अंदर HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है और ये HCl अम्ल भी रोगाणुओं को मारने का काम करता है। तो यहां पर ये रासायनिक अवरोध का काम करेंगे, मतलब रसायनों के द्वारा रोगाणुओं को रोका जाएगा, मारा जाएगा। इसके बाद में है कोशिका अवरोध। देखो हमारा जो रक्त और जो ऊतक के द्रव होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो रोगाणुओं को मारने का काम करती है या रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो देखो कौन कौन सी है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका। इसके अलावा होती है भक्षकाणु और वृहत भक्षकाणु। तो ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, ये ऊतकों में और रक्त में घूमती है और वहां जाकर के रोगाणुओं को खा जाती है, रोगाणुओं का भक्षण कर जाती है। ठीक है,
तो ये कोशिका अवरोध आती है, क्योंकि ये वास्तव में कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं रोगाणुओं को खा जाती है, उनको मार देती है। इसके बाद में सोतज अवरोध। तो सोतज अवरोध शरीर के अंदर होने वाली एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा ये रोगाणुओं को मारती है। और इसके उदाहरण में आप देखो, जैसे एक तो सूजन आना और एक होता है बुखार आना। तो ये दोनों क्रियाएं ऐसी है जिसके द्वारा रोगाणुओं को मारा जाता है। देखो क्या होता है कि शरीर पर जब चोट लग जाती है कहीं पर, किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर सूजन आ जाती है। होता क्या है, जिस जगह पर चोट लगी है तो वहां पर जो हमारी जो त्वचा होती है वो कट जाती है, तो बाहर से रोगाणु वहां पर प्रवेश होने की संभावना रहती है। तो उस स्थान पर क्या होता है कि जो ऊतक है उसको बड़ा कर दिया जाता है, उसको गर्म कर दिया जाता है और वहां का रक्त प्रवाह बढ़ा दिया जाता है, ताकि ये जो कोशिकाएं हैं ये आसानी से वहां जा सके और बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको क्या कर सके, वो मार सके। तो सूजन आना वास्तव में क्या है, रोगाणुओं को मारने की एक प्रणाली है। ठीक इसी तरीके से बुखार आना, देखो जो जुकाम के वायरस होते हैं या जीवाणु होते हैं वो अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह पाते हैं, तो शरीर उन रोगाणुओं को मारने के लिए क्या करता है, शरीर का जो तापमान है वो ही बढ़ा देता है। तो शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है तो उस तापमान पर वो रोगाणु जीवित नहीं रह पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो बुखार आना एक प्रकार का क्या है, सोतज अवरोधक है, जिसमें शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाता है और कुछ रोगाणु क्या हो जाते हैं, उसके कारण से मर जाते हैं। तो देखो हमने कहा कि शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने के लिए दो प्रकार की विधियां होती है, एक तो सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को अपन जन्मजात भी बोलते हैं और अनिर्दिष्ट भी बोलते हैं। जन्मजात का मतलब ये जन्म के समय से ही शरीर में उपस्थित होती है, और अनिर्दिष्ट का मतलब ये सभी रोगाणुओं के लिए काम करती, किसी रोगाणु विशेष के लिए काम नहीं करती है। अब सहज प्रतिरक्षा विधि जो है कुछ अवरोधों के माध्यम से संपन्न होती है, जिसमें एक तो भौतिक अवरोधक आता है, रासायनिक अवरोधक आता है, कोशिका अवरोधक होता है और सोतज अवरोधक आता है। भौतिक अवरोधक में हमारे शरीर के जो आवरण है जैसे त्वचा, उपकला और जो श्लेष्मा है उसके द्वारा संपादित होती है। रासायनिक अवरोधक में कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो रोगाणु को मारने का कार्य करते हैं, जैसे कि आंसुओं के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है और आमाशय के अंदर HCl अम्ल स्रावित होता है। कोशिका अवरोधक कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के माध्यम से संपादित होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, प्राकृतिक मारक कोशिका, भक्षकाणु और वृहत भक्षाणु। तो ये क्या करती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है रक्त में और ऊतकों में जाकर के। और सोतज अवरोधक है तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की क्रिया अपना करके रोगाणु को मारने का कार्य किया जाता है, जिससे सूजन आना और बुखार आना। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि की। तो उपार्जित का मतलब होता ही है कि जन्म के बाद में अर्जित की गई हो, मतलब ये जन्म से शरीर में नहीं होती है, जन्म के बाद में शरीर इसको अर्जित करता है या उपार्जित करता है। और ये विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, मतलब ये है कि रोगाणु विशेष के लिए ये विकसित होती है। देखो क्या होता है, जब भी कोई रोगाणु या उसका विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है सहज प्रतिरक्षा विधियों से। लेकिन जब ये सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियां उस रोगाणु को नहीं मार पाती, क्योंकि ये सभी रोगाणुओं के लिए होती है, तो कुछ रोगाणु इससे बच करके भी निकल जाते हैं, तो फिर उस रोगाणु का सामना किससे होगा, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, कोई भी रोगाणु या उसका विषैला पदार्थ जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसे अपन बोलते हैं प्रतिजन या एंटीजन। कोई भी रोगाणु या उसका विषैला पदार्थ जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिजन या एंटीजन बोला जाता है। तो जैसे ही ये प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर बी लसिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, बी लसिका कोशिका। इसको अपन बी लसिकाणु भी बोलते हैं या बी लिम्फोसाइट भी इसको बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो प्रतिजन जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये बी लसिका कोशिका को सबसे पहले उस प्रतिजन का पता पड़ता है। अब ये जैसे इसको पता पड़ा तो ये जो कोशिका है ये प्लाज्मा कोशिका में बदलती है। कौन सी कोशिका में बदल जाती है, ये प्लाज्मा कोशिका में बदल जाती है। और ये प्लाज्मा कोशिका उसके बाद में एंटीबॉडी
या प्रतिरक्षी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। तो ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो होती है ये प्रतिजन से जाकर के क्रिया करती है और प्रतिजन को उदासीन कर देती है ताकि वो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो देखो क्या होता है कि आपकी जो विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि जो इसके संपर्क में जब कोई प्रतिजन आता है तो क्या होगा। देखो पहले तो मैंने आपको बताया भी प्रतिजन या एंटीजन क्या होता है। तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाला रोगाणु या उसका विषैला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिजन या एंटीजन कहलाता है। तो जब शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश कर चुका है इस सहज प्रतिरक्षा से बच करके, तो ये प्रतिजन जाकर के किसके संपर्क में आएगा? बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट के संपर्क में आएगा। अब बी लसिका कोशिका जो है ये बदल जाती है प्लाज्मा कोशिका में। जैसे ये प्लाज्मा कोशिका में बदलेगी तो उसके बाद में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाएगी और ये प्रतिरक्षी ऐसे होंगे जो इस प्रतिजन को जाकर के क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। तो भाई ये जो उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है ये दो प्रकार की होती है। इसका जो पहला प्रकार है उससे तो अपन बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरा इसका जो प्रकार है उससे अपन बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखो सुनना ध्यान से। प्रतिजन जब पहली बार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इस क्रिया के माध्यम से प्रतिरक्षी बनती है, एंटीबॉडी बनती है। लेकिन इधर से जो प्रतिजन या रोगाणु आया है वो भी अपनी संख्या को बढ़ाता है शरीर में प्रवेश करने के बाद में, और ये जो प्रोसीजर होता है इसमें समय लगता है। तो मतलब ये जो एंटीबॉडी बनेगी या प्रतिरक्षी बनेगी ये शरीर के अंदर बन तो रही है लेकिन ये धीमी गति से बनती है। क्या होती है? ये धीमी गति से बनती है। इससे पहले यदि प्रतिजनों की संख्या या रोगाणुओं की संख्या ज्यादा हो गई तो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान वो पहुंचा देगा और हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो यदि मान लीजिए प्रतिरक्षी का निर्माण शरीर के अंदर ही हो गया है तो उसे अपन बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है लेकिन शरीर पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जो हमें पता है कि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है और शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षी बनाएगा तो सही, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपन बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर बनी बनाए प्रतिरक्षी डाल सकते हैं। तो यदि बनी बनाए प्रतिरक्षी अपन शरीर के अंदर बाहर से डाल रहे हैं तो उसे बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जैसे अपन कोई टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वो भी एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अपन बाहर से जो प्रतिरक्षी है वो शरीर में डाल देते हैं और रोगाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। लेकिन ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तेजी से काम तो करती है ये, लेकिन इसके दुष्प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसमें जैसे आप डिप्टीरिया का टीका हो सकता है, टिटनेस का टीका होता है, ये सब निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। बाहर से अपन कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है और शरीर के अंदर ही प्रतिरक्षी बन करके वो रोगाणुओं को मार रही है तो वो क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है। ठीक है, तो ये बातें आप नोट करें। उसके बाद में कुछ प्रश्नों के साथ मैं लौटता हूं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन देखो भाई। जैसे यहां पर प्रश्न है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, तो क्या उत्तर होगा इसका? अब तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपके उत्तर हो जाएगा ए, टिटनेस का टीका। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि बाहर से यदि अपन कोई भी टीका या वैक्सीन लगाते हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है। तो यहाँ टिटनेस का टीका भी क्या हो जाएगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे देखो, प्लाज्मा कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था जब प्रतिजन सब शरीर में आता है तो बी लसिका कोशिकाएं प्लाज्मा में बदल करके प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो मतलब कौन सी कोशिका होगी इसका उत्तर? बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा उत्तर
ए, बी लसिका कोशिका। इसके बाद में नेक्स्ट देखो आप, प्रतिजन या एंटीजन का आणविक भार कितना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई सामान्य से शरीर में प्रवेश करने वाला कोई रोगाणु या उसका वाला विषैला पदार्थ ही प्रतिजन का काम करता है। तो देखो प्रतिजनों का आणविक भार अपन डाल्टन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डाल्टन में। तो इनका आणविक भार होता है 6000 डाल्टन या अधिक, या तो 6000 डाल्टन होगा या फिर इससे अधिक होगा। प्रतिजनों का आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन या अधिक। इसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट एक बात कि शरीर में प्रविष्ट होने के बाद प्रतिजनों का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों से होता है या सहज प्रतिरक्षा विधियों से होता है, और उसके बाद में प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि उसको सक्रिय करता है। तो यहां पर इसी आधार पर प्रश्न है कि शरीर में प्रविष्ट होने के बाद प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम कौन सी प्रतिरक्षा विधियों से होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? स्वाभाविक या सहज प्रतिरक्षा विधियों से तो वीडियो पॉज करके ये प्रश्न आप नोट कीजिए। इसके बाद में कुछ और प्रश्नों की अपन बात करेंगे, तो नोट कर लीजिए पहले। तो अब आगे के प्रश्न देखो भाई। प्रतिजन या एंटीजन का वह भाग या अंश जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता वो क्या कहलाता है? एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहलाता है। और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का वह भाग जो कि प्रतिजन से क्रिया करता वो क्या कहलाता? पैराटोप। ध्यान देना भाई यहां पर कि जब प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं तो वो सारा प्रतिजन सारे प्रतिरक्षी से नहीं जुड़ता है। प्रतिजन का कुछ भाग या अंश और प्रतिरक्षी का कुछ भाग या अंश आपस में क्रिया करते हैं। देखो प्रतिजन या एंटीजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया कर रहा वो तो एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहलाता है, और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता वो क्या कहलाता? पैराटोप कहलाता। तो इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज भी अपन हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद में देखो एंटीजन की संयोजकता क्या होती है। तो जो एंटीजन होता है उसके ऊपर एंटीजन निर्धारकों की संख्या या एपिटोप की जो संख्या होती है वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो एंटीजन पर उपस्थित एंटीजन निर्धारक या एपिटोप की संख्या को एंटीजन की क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है उसमें प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि कितने चरणों में संपादित होती है। तो ये 4 चरणों के अंदर संपादित होती है। अपने को याद रखना भी 4 चरणों के अंदर विशिष्ट जो प्रतिरक्षा विधि है या उपार्जित जो प्रतिरक्षा विधि है उसमें प्रतिजन का विनाश करने के लिए 4 क्रियाविधियां अपनाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि शरीर का बाह्य प्रतिजन है या शरीर का बाहर का प्रतिजन है या शरीर का ही प्रतिजन है, इसकी पहचान की जाती है। यदि प्रतिजन बाहर का है तो ही आगे की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो प्रतिजन बाहर का है तो बी लसिका कोशिकाएं जो होती है वो प्लाज्मा कोशिका में बदल जाती है। दूसरे चरण में क्या होगा? बी लसिका कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिका में बदल जाएगी। तीसरे चरण में क्या होता है? प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करना चालू कर देती है। और चौथे चरण में क्या होता है? प्रतिरक्षी जो बनी है वो प्रतिजन से क्रिया करती है। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी के बीच परस्पर क्रिया होती है और एक और क्रिया यहाँ पर संपादित होती है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो 4 चरण हो गए। पहला कि शरीर का प्रतिजन या बाह्य प्रतिजन उसमें विभेद किया जाना, फिर उसके बाद में यदि बाहर का प्रतिजन है तो बी लसिका कोशिकाएं सक्रिय होकर के प्लाज्मा कोशिका में बदल जाएगी। तीसरे चरण में प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी और चौथे चरण में प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाएगी। तो यहां पर देखो एक और प्रश्न है, CMI का पूरा नाम लिखिए। तो CMI का पूरा नाम होता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
तो ये प्रश्न हो गए आपके, इसको आप नोट करो। उसके बाद में अपन प्रतिरक्षी की संरचना देख करके उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और वहां पर भी अपन देखेंगे कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में देखो, अपन पहले प्रतिरक्षी की जो संरचना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फिर प्रतिरक्षी से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो देखेंगे। तो देखो, प्रतिरक्षी जो होती है कुछ वाई के आकार के समान होती है। भाई जैसे ये है तो ये प्रतिरक्षी की संरचना है, तो कुछ वाई के आकार की दिखाई देती है ये। अब प्रतिरक्षी जो होती है, एक सामान्य प्रतिरक्षी, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं या चेन पाई जाती। देखो, ये पहली चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन। तो कितनी चेनें इसके अंदर पाई जाती है? सामान्यतः 4 चेनें पाई जाती हैं, जिनमें से 2 चेन जो होती है वो हल्की होती है, उनका अनुभार कम होता है, जैसे ये वाली और ये वाली। तो इनको अपन बोलते हैं एल चेन, लो चेन, मतलब हल्की चेनें हैं ये। तो ये जो लो चेन है ये लगभग 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। कितने एमिनो अम्लों की बनी होती है? ये 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। ये याद रखना कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं या चेन हमेशा एमिनो अम्लों की बनी होती है। तो ये हल्की वाली जो चेनें हैं ये 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। और प्रतिरक्षी के अंदर 2 चेनें जो होती है वो भारी होती है, हेवी होती है, तो उसे अपन बोलते हैं एच चेन। तो ये दोनों यहां पर कौन सी चेनें हैं? एच चेनें हैं। तो ये जो एच चेनें होती है ये लगभग 440 एमिनो अम्लों की बनी होती है। कितने एमिनो अम्लों की बनी होती है? 440 एमिनो अम्लों की बनी होती है। अब देखो, प्रतिरक्षी के अंदर क्या होता है कि एक तो एल चेन और एक एच चेन, ये दोनों जो चेनें होती है ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ऐसे कौन से बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ऐसा बंध होता है ये डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। तो एक प्रतिरक्षी के अंदर एक एच चेन और एक एल चेन दोनों जो होती है वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा बंधी हुई रहती है। तो देखो आप, इधर भी एक एच चेन है और एक एल चेन है, ये दोनों जो हैं ये मिलकर के एक अर्धांश बनाती है। इसी तरीके से इधर भी एक एच चेन है और एक एल चेन है, ये दोनों मिलकर के एक अर्धांश क्या करती है? बनाती है। तो ये जो अर्धांश बनता है एक एच चेन का और एक एल चेन का, इस अर्धांश को अपन बोलते हैं द्विविलक या डाइमर। क्या बोलते हैं? एक तो एच चेन और एक एल चेन, ये दोनों मिलकर के एक द्विविलक कहलाती है। द्विविलक या डाइमर कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविलक या डाइमर, ठीक है। इसको अपन प्रतिरक्षी का अर्धांश भी बोल सकते हैं। तो इधर वाला एक अर्धांश ये हो गया। देखो, एक अर्धांश तो पूरा आपका ये हो गया और एक अर्धांश इधर वाला हो गया। तो ये दोनों जो अर्धांश होते हैं प्रतिरक्षी के, ये भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो प्रतिरक्षी है इसके जो वायु भुजाएं निकल रही है, तो यहां जहां से ये उद्गम हो रहा है इन वायु भुजाओं का, वहां से इसका जो क्षेत्र होता है थोड़ा लचीला होता है। मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, घूम सकता है। तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपन बोलते हैं हिंज क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? हिंज क्षेत्र। इसके अलावा एक बात और है कि ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इस चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को ही 2 भाग होते हैं। एक तो स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग देखो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, तो इस स्थिर भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा होता है अस्थिर भाग। तो ये जो अस्थिर भाग होता है ये
अपनी संरचना को थोड़ा बहुत बदल सकता है और इसी के अंदर वो क्षेत्र स्थित होता है जिसे अपन पेराटोप बोलते हैं और यहीं से जाकर के ये प्रतिजन से क्या करता है, जुड़ता है और उससे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इस संरचना के आधार पर कुछ प्रश्न आप देख लीजिए। देखो पहला प्रश्न है कि प्रतिरक्षी का आकार होता है, तो प्रतिरक्षी का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार वाई का जैसा होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका स वाई। फिर इसके बाद में प्रश्न है कब्जे या हिंज क्या होते हैं, तो अधिकतर प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल, ये जो दोनों भुजाएं हैं इसके उद्गम स्थल कैसे होते हैं, लचीले होते हैं और यही क्या कहलाते हैं, कब्जे या हिंज कहलाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि एक प्रतिरक्षी के दोनों अर्धांश आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए रहते हैं, तो कौन सा बंध है, यहाँ पर डाई सल्फाइड बंध से ये जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो आप कि एक अर्धांश या एक द्विलक की दोनों जो चेन है एल चेन और एच चेन, एल चेन और एच चेन, ये दोनों भी डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। एल चेन के अंदर कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 220, और एच चेन के अंदर कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 440 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चेन के भी दो भाग होते हैं, एक तो अस्थिर और दूसरा स्थिर। अस्थिर जो है वो स्थिर नहीं रहता है और स्थिर जो है वो स्थिर रहता है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये ध्यान रखना आप कि अस्थिर भाग जो होता है उसकी तरफ तो NH2 सिरा होता है और स्थिर भाग की तरफ COOH सिरा पाया जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके इनको आप नोट करो। प्रतिरक्षी से जुड़े ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी अपन देखेंगे, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। हाँ जी, अब देखो आप यहां पर हमने अगला प्रश्न लिया है कि प्रतिरक्षियां कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रतिरक्षियां 5 प्रकार की है। नाम देखो इनके जरा, 5 प्रकार की है, नाम देखो, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि IgA है, इसके बाद में B और C गायब हो गए, क्यों हो गए, ये नाम क्यों दिए अपन ने इस तरीके से, ध्यान देना भाई। यहां पर प्रतिरक्षियां जो भी होती है उसके अंदर भारी या H चेन जो होती है उनके कुछ नाम है स्पेशल। तो ये जो प्रतिरक्षियों के नाम पड़े हैं इनके अंदर पाई जाने वाली जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके नाम के आधार पर पड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये नाम पड़े किस आधार पर है। तो देखो ये IgA प्रतिरक्षी है, इसके अंदर एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, एक H चेन पाई जाती है इसके अंदर, और उस H चेन का नाम होता है अल्फा। क्या नाम होता है, अल्फा। अल्फा एक ग्रीक अक्षर है और इसको ऐसे दिखा सकते हैं अपन, ये अल्फा ऐसे बनाया जाता है, इसको पढ़ा जाएगा अल्फा। तो अल्फा से इसका नाम क्या पड़ गया भाई, A पड़ गया। ठीक इसी तरीके से ये जो IgD है इसके अंदर एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और उसका नाम होता है डेल्टा। क्या नाम है, डेल्टा, और डेल्टा को ऐसे बनाया जाता है भाई। अल्फा को तो हमने ऐसे बनाया और डेल्टा को अपन कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये डेल्टा से यहां पर क्या आ गया, D आ गया। ठीक इसी तरीके से देखो यहां पर E है, तो इसके अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसका नाम होता है इप्सलान। और इस इप्सलान को अपन ऐसे बनाते हैं, इसको सिग्मा नहीं बोलोगे, यहां पर ये क्या है, इप्सलान बोला जाता है। तो इप्सलान से यहां पर आ जाता है E। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसका नाम होता है गामा, और गामा को अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, वाई का जैसा, लगभग वाई का जैसा, लेकिन ये वाई नहीं है, ये क्या है, गामा है। इसके बाद में IgM, तो इसके अंदर भारी पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है उसका नाम होता है म्यू। और इस म्यू को आपको ऐसे बनाना है, पहले जैसे यू बनाया और इधर थोड़ा सा आपको लटका देना है। पहले यू बनाया और इसको थोड़ा सा ऐसे लटका देना, म्यू। तो ये नाम किस आधार पर पड़े हैं, इसके अंदर पाई जाने वाली जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो H चेन है उसके नाम के आधार पर इसके नाम ये पढ़ रखे हैं।
तो IgA के अंदर अल्फा नाम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, IgD के अंदर डेल्टा नाम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, IgE के अंदर एप्सिलॉन नाम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, IgG के अंदर गामा नाम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है और IgM के अंदर म्यू नाम की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षियां 5 प्रकार की है, इनके नाम भी आपके सामने हैं और इनके अंदर जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिलती है उसका नाम भी आपके सामने आ गया है। अब और प्रश्न देखो जो इन प्रतिरक्षियों के ऊपर पूछे जा सकते हैं। मोस्टली इनमें से एक प्रश्न जरूर आया है अब तक के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखो, मां के दूध में पाया जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम। तो मां के दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है भैया वो IgA। कौन सा प्रतिरक्षी है? IgA। ठीक है, तो ध्यान रखना, मां के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का क्या नाम है? IgA है। और ये जो शिशु होता है उसकी प्रतिरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है IgA। इसके बाद में देखो, बेसोफिल और मास्ट कोशिका पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी का नाम बताइए। तो इस बेसोफिल और मास्ट कोशिका पर क्रिया करने वाली जो प्रतिरक्षी होती है वो होती है IgE। कौन सी प्रतिरक्षी होती है? IgE। अगला प्रश्न देखो, प्रत्युत्तेजक या एलर्जी क्रियाओं में, प्रत्युत्तेजक या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिरक्षी का नाम बताइए। तो ये प्रतिरक्षी भी है आपके IgE। तो ये ध्यान रखना आपको कि बेसोफिल और मोस्ट कोशिका पर क्रिया करने वाली प्रतिरक्षी भी IgE है और प्रत्युत्तेजक या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिरक्षी का नाम भी क्या है? IgE है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में कौन सी प्रतिरक्षियों की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो सांद्रता होती है सीरम के अंदर वो IgG प्रतिरक्षी की होती है। किसकी होती है? IgG की। इसी तरीके से आगे देखो, एकमात्र प्रतिरक्षी जो आंवल, अपरा या प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है वह है, तो वह प्रतिरक्षी भी होती है IgG। कौन सी प्रतिरक्षी होती है? वो भी IgG। देखो ध्यान से सुनना, हमारा जो रक्त होता है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे अपन बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो उस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को प्रोटीन को भी हटा दें तो बचा हुआ तरल भाग कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? वो सीरम कहलाता है। तो ये जो सीरम होता है ये ऊतक के द्रव के अंदर भी जा सकता है। तो इस सीरम के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी प्रतिरक्षियां हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा सांद्रता कौन सी प्रतिरक्षी की होती है? IgG की होती है। सीरम के अंदर जितनी भी प्रतिरक्षियां पाई जाती है उसके अंदर सबसे ज्यादा सांद्रता या मात्रा किसकी होती है? IgG की होती है। इसी तरीके से यहां पर एक देखो और कि माता का गर्भाशय और जो उसके अंदर गर्भस्थ शिशु होता है या भ्रूण होता है उन दोनों के बीच में एक संरचनात्मक संबंध होता है जिसे अपन बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा या आंवल। इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता, ऑक्सीजन प्राप्त करता और अपशिष्ट पदार्थों को माता के शरीर के अंदर छोड़ देता है। तो ये अपरा, प्लेसेंटा या आंवल है, इसको पार करके कौन सी प्रतिरक्षी है जो भ्रूण तक पहुंच सकती है? तो वो भी कौन सी है? IgG है। ठीक है, दोनों का उत्तर क्या है? IgG। सीरम के अंदर पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों की सांद्रता भी सबसे ज्यादा IgG की होती है और प्लेसेंटा या अपरा या आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाली प्रतिरक्षी भी कौन सी है? IgG। अब देखो भाई, जब हमारा शरीर पहली बार किसी प्रतिजन के संपर्क में आता तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी बनती है वो होती है IgM। कौन सी प्रतिरक्षी होती है? IgM। IgM। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण अपना कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है, मतलब शरीर में सबसे पहले प्रतिरक्षी कौन सी बनती है? तो IgM बनती है। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तो वो भी कौन सी है? IgM। कैसे भी ये प्रश्न आए उत्तर यही रहेगा, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तब भी IgM बताना है। और प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की जो प्रतिरक्षी है उसका नाम भी क्या है? IgM ही है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हर साल इनमें से एक प्रश्न आया है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। उसके बाद में एक छोटी सी बात और रह रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो एक छोटी सी बात और है जिसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो छोटी सी बात क्या है समझ लेना। हाँ जी, देखो आपके सामने ये 5 प्रतिरक्षियां लिखी हुई है। अब मान लीजिए किसी प्रतिरक्षी के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है तो उसको एकलक या मोनोमर प्रतिरक्षी अपन बोलते हैं। किसी में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं तो उसको डाइमर या द्विलक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। किसी में 3 है तो वो टेट्रामर हो जाएगी, सॉरी ट्राइमर हो जाएगी। किसी में 4 है तो वो पेंटामर हो जाए, टेट्रामर हो जाएगी, और किसी में 5 है तो वो पेंटामर हो जाएगी। अभी मैं आपको जो प्रतिरक्षियां बता रहा हूं उसको याद करना आपको केवल। तो देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी एकलक है, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी द्विलक है, या निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी पंचलक है। तो देखो भाई IgA प्रतिरक्षी जो होती है ये द्विलक या डाइमर प्रतिरक्षी है, डाइमर प्रतिरक्षी। IgA प्रतिरक्षी द्विलक या डाइमर प्रतिरक्षी है, मतलब इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसके बाद में IgM की बात कर रहा हूं सीधा, तो IgM पंचलक या पेंटामर प्रतिरक्षी है, पेंटामर प्रतिरक्षी। इसके बाद में बाकी प्रतिरक्षियों की अपन बात करें जैसे कि IgE, IgG और IgD। ये बची हुई 3 प्रतिरक्षियां एकलक या मोनोमर प्रतिरक्षियां हैं, एकलक या मोनोमर प्रतिरक्षियां हैं बाकी के सभी। तो बस इसमें से यही अपने को ध्यान में रखना भाई निम्न में से कौन सी एकलक है या कौन सी द्विलक है या कौन सी पेंटामर है, पंचलक है। तो बस आप ध्यान रखो कि IA द्विलक है और IM पंचलक है, बाकी की बची हुई IgE, IgG और IgD एकलक या मोनोमर होती है। तो बस हमें यही ध्यान रखना इसमें, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो रक्त वर्ग होते हैं या रक्त समूहों के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में देखेंगे, और साथ में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।